हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और अब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं अपने आंसर की को मिलाने के लिए। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला साइंस एंड टेक का सारे क्वेश्चंस का आंसर की हम रिलीज़ कर रहे हैं। इसमें हम प्रॉपर डिस्कशन के साथ जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस हैं उनको भी कोट करेंगे, जिससे कि आप रिलाई कर सकें इन आंसर्स पे। सबसे पहले हम देखते हैं, प्रीवियस ईयर की बात करें तो 13 क्वेश्चन आए थे और इस बार 11 क्वेश्चंस ही हैं। कुछ पोर्शंस हैं जो कि बहुत इजी हुआ करते थे साइंस एंड टेक में, जैसे कि जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड होते थे ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड या फिर एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन हो गया या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस इस बार देखने को नहीं मिले हैं। साइंस एंड टेक में इस बार जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो इस सेंस में हैं कि कुछ बेसिक जनरल साइंस से क्वेश्चन आ गया है। ऐसे साइंस भी हैं इसमें जो कि बहुत बार हम लोग लूसेंट जैसी मैगजीन में पढ़ते हैं, या फिर आई एम नॉट श्योर कि ल्यूसेंट में दिया है कि नहीं, बट इन्फॉर्मेशन मोर और लेस वैसी ही है। तो उनको कैसे टैकल करें, उनके लिए फिर से कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। और ज़रूरी भी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर 2022 में यूपीएससी इसी पैटर्न को रिपीट करती है, क्योंकि वो आपको पता होगा कि डेफिनेटली हर बार कुछ सरप्राइजेस प्लान करके रखती है हम सब के लिए। तो साइंस एंड टेक के बिना देरी किए हुए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मेरा यहाँ पर जो प्रॉपर ट्रेंड है, यहाँ पे आगे जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेट सी का होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सेट सी वाले तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर से मिला सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन की लैंग्वेज या फिर क्वेश्चन को भी देख के देख सकते हैं। 35th क्वेश्चन है सबसे पहले सेट सी का। ये है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से रिलेटेड। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन क्या है, मतलब कि कोई भी मान लो एक जीन की बात कर लें, उसमें से एक पोर्शन हटा के उसको किसी दूसरे पैथोजन से रिप्लेस कर दें और ये हमारे इम्यूनिटी ट्रीटमेंट में काम आ जाए। ऐसे ही वैक्सीन डेवलपमेंट को रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन बोलते हैं। तो इसमें जीन से इन्वॉल्व है। पहला स्टेटमेंट डेफिनेटली सही है कि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई किया जाता है, और इसमें बोल रहा है कि बैक्टीरिया और वायरस को यूज़ किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में ना हम लोग हमेशा लाइव रेप्लिकेटिंग वायरस का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बैक्टीरियल वेक्टर भी हुआ करते हैं। तो इसीलिए डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी सही है। हमारा सी बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 है, जो कि हेरेडिटरी डिसीज़ के बारे में बात करता है। स्पेसिफिकली यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ के बारे में बात किया गया है। देखो, हम सबको पता है कि ये एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। लेकिन जो हमारा ये वाला रीजन है इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी डीएनए पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनएस। तो यहाँ पर कुछ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर जो डीएनए पाए जाते हैं उससे भी हेरिडिटरी डिसीज ट्रांसफर होते हैं। तो अब इसके प्रिवेंशन में पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब भी पेरेंट से चाइल्ड में जब माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज पास होता है तो उसको हम लोग एमआरटी से प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी से प्रिवेंट करते हैं। यहाँ तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट जा रहा है। कन्फ्यूजन आता है, इसमें बोल दिया कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग के पहले और बाद दोनों में कर सकते हैं। तो इसमें तो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर ना दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। दो प्रोसेस में एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें उसमें पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और दूसरा उसके बाद में प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज जब भी एक चाइल्ड में इनहेरिट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मदर से आता है, फादर से नहीं आता है। अब ऐसा स्टेटमेंट सुनने में लगता है कि देखो इंटायरली बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये गलत हो सकता है, बट ये स्टेटमेंट भी सही है। स्पेसिफिकली जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ की बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मदर से ही इनहेरिट होता है। यहाँ पर आप देखना, इनहेरिटेंस के ना 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ओनली माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आर एक्सक्लूसिवली इनहेरिटेड फ्रॉम मदर्स। तो केवल और केवल मदर से ही हो सकता है। ये थोड़ा फैक्चुअल है और इसके डीप में वैसे कोई पढ़ता नहीं है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल सी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ें, उसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि 17 अक्टूबर से 60 डेज रिगरस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी ऐसे एक्सपेक्टेशन में हम, जिनकी प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या फिर जो भी मेंस की तगड़ी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये 7 क्वेश्चंस डेली हम उनको देंगे और हर वीकेंड में एक फुल लेंथ टेस्ट होगा। इसके अलावा 5 फुल लेंथ टेस्ट एट द एंड इंक्लूडिंग ऐसे पेपर भी है। तो आप इसको चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। जिसका ऑप्शनल पीएसआईआर है उसके लिए भी एक डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है 20 अक्टूबर से, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रारंभ 25 अक्टूबर 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए है। एंड अगेन 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए एक आईडीएमपी प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग प्री प्लस मेंस दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। ये एक अपने आप में फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज़ है।
जो कि 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2 से रिलेटेड है। बॉलगार्ड, वहाँ से अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाते कि जो बीटी कॉटन है वो एक्चुअल में बोलवॉर्म्स के कारण होता है और इसी को रिमूव करने के लिए हमने बीटी कॉटन बनाया भी था। तो 2002 में बॉलगार्ड 1 आता है और 2006 में बॉलगार्ड 2 आता है। तो किससे रिलेटेड है? डेफिनेटली इसका आंसर हमारा होगा डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। बी इज द करेक्ट आंसर। 37 का आंसर है बी। 38 क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में जो टेम्परेचर है जिससे कि खाना पकता है वो मेनली किस पर डिपेंड होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अभी इसका करेक्ट आंसर मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, दो आंसर्स में कंफ्यूजन है। देखो क्या है इसके पीछे का, अगर मैकेनिज्म समझे तो जब भी हम इसमें हीट देते हैं ना तो ये इनक्लोज्ड है। मान लो कि इसमें यहाँ तक में हमने पानी भर दिया होगा। अब क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मान लो अभी नॉर्मली वाटर कितने टेम्परेचर पर बॉईल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर कितना बढ़ना है, किससे कंपेयर करना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल हो जाता है, लेकिन अगर ये प्रेशर बढ़ा दें तो ये 100 का 120 भी हो सकता है, 140 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो अब सोचो कि ये जो प्रेशर है ना ये पानी को स्टीम में कन्वर्ट होने ही नहीं दे रहा है, केवल इसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए इस बढ़े हुए टेम्परेचर पर खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है ये प्रेशर कुकर का। लेकिन इसमें क्या क्या बोला है कि टेम्परेचर किस पर डिपेंडेंट है? एरिया ऑफ द होल इन द लिड। देखो जो लिड में ये होल है अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो डेफिनेटली ये प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा, सारा का सारा हवा ऊपर निकल जाएगा। तो डेफिनेटली टेम्परेचर जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, तो जितना ज़्यादा हमें ये तो नॉर्मल एक्सपीरियंस भी है, तेज़ गैस पर अगर हम लोग मान लो अपने आलू जो होते हैं उसको उबालते हैं तो जल्दी सीटी आ जाती है, जल्दी पक जाता है। तो क्या है, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम पर भी डिपेंड करेगा। ये तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो इसलिए है ना क्योंकि एक कुकर तो ये आता है जिसमें आउटर लिड होता है, आपके घरों में एक इनर लिड का भी होगा जिसके अंदर वो कुकर का ढक्कन हल्का सा टिल्ट करके हम उसके अंदर लगा के फिर फंसाते हैं। तो इसीलिए वेट ऑफ द लिड का क्या इफेक्ट है, बहुत जगह पर ऐसा सोर्सेस में कोट किया गया है कि इफेक्ट होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए जिसमें इनर लिड पर एक ईंट रख दी गई है, उससे कुछ वेरिएशन आए हैं। बट स्टिल ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, क्योंकि किस कुकर की बात कर रहा है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट कन्फ्यूजन में है, इसीलिए या तो इसका आंसर 1 एंड 2 ओनली होगा या फिर ऑल ऑफ द अबव होगा, ए या डी में। अब चूंकि साइंस एंड टेक की माने यूपीएससी की अभी, तो सारे स्टेटमेंट सही होते हैं यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली। तो मे बी डी आंसर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बट स्टिल 1 एंड 2 भी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है जो कि सही हो सकता है ये। ठीक है, तो इस पर अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 39, कंसिडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया फंजाई वायरस। यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक जो हर साल पूछा जाता है लगभग। इसमें बोला है कि इन तीनों को ऐसा कौन सा है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम पे कल्चर कर सकते हैं, मतलब हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि अभी बड़ा न्यूज़ फैल रहा था कि भैया चाइना ने जो है वायरस को कल्चर किया है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वायरस को ना कभी भी हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये लोग ना, वायरस लोग को होस्ट की ज़रूरत होती है कुछ भी आगे बढ़ने के लिए, स्प्रेड होने के लिए, और होस्ट हमेशा लिविंग सेल होना चाहिए। तो हम कोई भी केमिकल कंपाउंड से या फिर कोई भी आर्टिफिशियल मीडियम से इस वायरस को डेवलप नहीं कर सकते, हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कल्चर नहीं कर सकते। तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट, मतलब तीसरा वायरस जो है ये तो गलत है। 1 एंड 2 डेफिनेटली इनको कर सकते हैं, बैक्टीरिया फंजाई, इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, यही सिंपली इसमें लिखा हुआ है। ये कुछ सोर्सेस कोट कर दिए गए हैं गवर्नमेंट साइट से, जो कि आप इसको अभी हम इसको टेलीग्राम चैनल पर अपने अपडेट कर देंगे, ओनली एज नथिंग एल्स पर आप इसको देख लेना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 40वां क्वेश्चन है कि एडिनो वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम के साथ आता है, जबकि रेट्रो वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स का होता है। कॉमन कोल्ड एडिनो वायरस है और एड्स रेट्रो वायरस है। देखो इसमें क्या है कि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि एडिनो वायरस, इसमें एक्चुअली एडिनो वायरस और रेट्रो वायरस में ना कवरेज की बात होती है कि एक तरफ जब हम एडिनो वायरस की बात करते हैं तो वो नॉन इन्वेलप्ड होता है, उसमें कवर नहीं पाया जाता, और रेट्रो वायरस में कवर पाया जाता है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो कोरोना वायरस के से। कोरोना वायरस में हमने देखा था ना, ऊपर एक कवच होता है उनका, उस पर स्पाइक्स लगे होते हैं, जैसे ये फिगर में भी बना हुआ है। तो ये क्या है? ये एक रेट्रो वायरस है। ठीक है, एडिनो वायरस ऐसा नहीं होगा, उसमें ऐसा कोई कवरेज नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कॉमन कोल्ड एडिनो वायरस है और एड्स रेट्रो वायरस है। तो एड्स तो डेफिनेटली रेट्रो वायरस है। कॉमन कोल्ड में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको लगेगा कि हाँ कोरोना वायरस में भी
कॉमन कोल्ड जैसा सिचुएशन था तो मे बी वैसा हो, लेकिन नहीं, ये एडेनो वायरस है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। आंसर बी होगा, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। सोर्सेस यहाँ पर हमने फिर से कोट कर दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो इनको। अगला क्वेश्चन वाटर के डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी पर है कि वाटर सभी सब्सटेंस को लगभग लगभग डिसॉल्व कर लेता है सभी लिक्विड के कंपेयर में, क्यों? सिंपल सा रीज़न है क्यों। अच्छा, इसमें आप बहुत कॉमन सेंस लगा सकते हो। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, चलो हीट क्या ये गुड कंडक्टर है? नहीं, गलत है। हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, चलो ये तो सही है, बट स्टिल ये डिसोल्यूशन के लिए रीज़न नहीं है। इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड तो कुछ भी हो सकता है, मतलब और भी H2O2 भी हो सकता है, तो क्या वो भी है? नहीं। H2O ही क्यों है? क्योंकि ये डाइपोलर नेचर का है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंड्स होते हैं, तो ये किसी भी सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर वो पॉजिटिव एलिमेंट सब्सटेंस है तो भी अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव सब्सटेंस भी अट्रैक्ट होता है, इसीलिए ये डिसोल्यूशन इसका ज़्यादा हो जाता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, 21 का आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 22, स्ट्रीट लाइटिंग से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है कि सोडियम लैंप और एलईडी लैंप में क्या डिफरेंसेस है, देखो जरा। सोडियम लैंप 360 डिग्री लाइट एमिट करता है और एलईडी ऐसा नहीं कर पाता है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आप लोग को लगता होगा कि ये एलईडी लैंप ऐसा है, ये भी तो 360 डिग्री देता होगा, लेकिन इसके अंदर जो एलईडी लगी होती है वो कभी भी आप बड़े बड़े जो एलईडी पैनल्स आते हैं ना, वो आप लोग फोटोग्राफी वाले कैमरा पर्सन के पास देखते होगे, उसमें ऐसा ऐसा कवरेज लगा होता है चारों तरफ से, उसमें देखोगे आपको डॉट 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 ऐसे कई सारे एलईडी लाइट दिखेंगे। तो ये क्या 360 डिग्री देते हैं क्या? नहीं, ये केवल एक डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो इसीलिए 360 डिग्री नहीं देते हैं। ये सोडियम लैंप जो है ये ओमनी डायरेक्शनल है। ओमनी डायरेक्शनल मतलब 360 डिग्री देता है। इसमें क्या होता है कि एक ग्लास का शीट है अपना, जैसे वो हमारे नॉर्मल पीले वाले बल्ब होते हैं ना, उसमें टंगस्टन की जो ऐसे ऐसे रॉड लगी होती है, इसमें बस थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग होता है, बट मोर और लेस दिखने में वैसा ही होता है। स्ट्रीट लाइट में बोल रहा है कि सोडियम लैंप ज़्यादा लाइफ स्पैन में रहता है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एलईडी लैंप की जो ये लाइफ स्पैन है ये बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो इतना यूज़ में आ रहा है ये। इसमें इसीलिए हमें वारंटी भी मिलती है कि भैया ले जाओ, 1 साल में अगर ख़राब हो जाती है ना तो वापस कर देना, हम दूसरी बदल के नई दे देंगे। क्यों? क्योंकि एलईडी लैंप की लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है। ये स्टेटमेंट गलत है और इसको गलत करते ही 2 स्टेटमेंट कम हो गए। पहला स्टेटमेंट सही था तो आंसर आ गया हमारा सी। थर्ड बोल रहा है कि ये सोडियम लैंप का स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट में थोड़ा मोनोक्रोमेटिक है, ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक है, जबकि एलईडी लैंप जो है वो हमें बहुत सारे कलर एडवांटेजेस दे सकते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा है, ये केवल येलो लाइट जैसा कुछ प्रोड्यूस करते हैं, और एलईडी लैंप आपने देखा ही होगा बढ़िया कलरफुल बिल्कुल आता है। तो इनके विजिबल स्पेक्ट्रम के अगेंस्ट में भी हम जाते हैं और ये भी देखते हैं कि हम उसमें कलर टेम्परेचर भी वेरी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है AS2 से। AS2 बहुत बार न्यूज़ में रहा था, हमारे प्रीलिम बूस्टर में भी कई बार डिस्कस हुआ होगा ये। तो यहाँ पर SARS-CoV-2 को जब हम डिस्कस करते थे तो जब हम लोग बोलते थे कि भाई इसके खोपड़ी पे ये है स्पाइक प्रोटीन, और ये स्पाइक प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके चिपक जाता है, और ये एक तरीके का दरवाज़ा होता है जिससे कि ये हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये जो रिसेप्टर्स थे यही तो हैं AS2 रिसेप्टर्स। कितनी बार आपने सुना होगा AS2 रिसेप्टर, ये मतलब एकदम कानों में गूंज रहे होंगे आपको। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। वायरल डिसीज़ को स्प्रेड करने में ये काम आते हैं। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट नेविगेशन सिस्टम बिल्कुल नहीं हो सकता, वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग बिल्कुल नहीं हो सकता, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में जीन इंट्रोड्यूस करने के लिए ये भी नहीं है। तो दी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हमारा एक क्वेश्चन आता है प्लास्टिक बॉटल्स वाले के ऊपर, बिस्फेनॉल। अब बिस्फेनॉल वैसे तो कोई नहीं जानता है, बट बहुत बार अभी कंपेनिंग चल रही थी कि बिस्फेनॉल प्लास्टिक बॉटल्स को बंद कर देना चाहिए। तो इसमें बोला गया कि बिस्फेनॉल जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न का कॉज है। तो इसके लिए आप बताओ कि ये कौन से काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बनाता है। तो ये जो प्लास्टिक बॉटल्स बनते हैं ना, इनको हमने सुना होगा शायद कि ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स होते हैं। अगर नहीं सुना है तो फिर नहीं सॉल्व कर पाओगे, और क्या। पॉलीकार्बोनेट इसका बी आंसर है, और बहुत सिंपल सा था वैसे तो ये, हमें गूगल पर सर्च करने के लिए, आपके सॉल्व करने के लिए नहीं। ठीक है, तो इसका सोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये सर्च कर सकते हो। यहाँ पर एक और ऐसा ही क्वेश्चन है ट्रिक्लोसान के ऊपर, बोलता है कि अगर हम लॉन्ग टाइम पर हाई लेवल्स पर एक्सपोज हो जाते हैं तो ये बहुत हार्मफुल होता है। तो बताओ कौन से प्रोडक्ट्स में हम इनको यूज़ करता हुआ देख सकते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव्स में? नहीं। एक्चुअल में ट्रिक्लोसान ना IIT के कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये देखा था कि जो भी टॉयलेटरीज होते हैं, मतलब कि सोप हो गया हमारा, डेंटल वाले कुछ केयर्स हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इन सब में ट्रिक्लोसान पाया जाता है, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है। ये हमारे अंदर न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट प्रदान करता है, और ये जो ट्रिक्लोसान है ये एक्चुअल में एक प्रकार का एंटी माइक्रोबियल केमिकल है। ठीक है, तो इसीलिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर, 25 का डी। ये भी हमें गूगल पे सर्च करना बहुत आसान था। फिलहाल फिर आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं 26। इसमें बोला गया है कि
हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को लाइट ईयर्स में क्यों मेज़र करते हैं? बहुत सिंपल सा है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडी डू नॉट चेंज। हमें पता है कि हमारा यूनिवर्स पूरा एक्सपैंड कर रहा है, तो स्टेलर बॉडी के बीच में डिफरेंस भी बढ़ेगा। गलत आंसर। ग्रेविटी स्टेलर बॉडीज की चेंज नहीं होती। हमने ये भी देखा है कि हमारे अर्थ की ग्रेविटी धीरे धीरे चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जो कि गलत है। अगर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हुई, ब्लैक होल का काम ले लीजिए, लाइट बेंड हो जाती है नीचे की तरफ। इसी तरीके से ये भी स्टेटमेंट गलत। और वैसे भी स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम होती है, ये हमने पढ़ाई है। कितनी होती है? 299792458 मीटर पर सेकेंड। जिसको ये नंबर नहीं याद करना है वो ये याद कर सकता है 300 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये बिल्कुल फिक्स, हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत सारे और भी रीजन है कि जैसे इतने दूर दूर के डिस्टेंसेस किलोमीटर में नापेंगे ना, तो पूरा आधा लाइन उसी से भर जाएगा। तो उसके चलते हम लोग लाइट की स्पीड ले लेते हैं, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। दूसरा इसका रीज़न ये भी देते हैं कि एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता है कि मान लो कोई भी इवेंट हमने उसको देखा, तो ये समझ में आया कि अच्छा ये 2 लाइट ईयर्स दूर है हमसे, या फिर अब 2 लाइट ईयर तो नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं 200 लाइट ईयर दूर से। तो हमें ये समझ में आता है अच्छा ये इवेंट 200 साल पहले हुआ होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए लाइट ईयर्स यूज़ करते हैं। बट स्टिल ऐसा कुछ ऑप्शन था नहीं, तो डी इज़ द मोस्ट प्रोबेबल करेक्ट आंसर। बस साइंस एंड टेक में यही 11 क्वेश्चंस थे, इनको डिस्कशन कर लिया हमने। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली। आगे चल के हम और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ऐसे ही इंडिविजुअल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू।